हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम बायो हब। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। जैसे कि हम पिछले वीडियो में देखा था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि किस तरह से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को परफॉर्म किया जा सकता है और हम क्यों उसे यूज़ करते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कितने टाइप्स के हो सकते हैं, कैसे हम वो जेल को फॉर्मेशन करते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से मटेरियल्स यूज्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, राइट। सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कोई ना कोई जेल डेफिनेटली इसमें यूज़ हो रहा होगा। और यहाँ पे हम जो जेल यूज़ करते हैं वो दो तरह का हो सकता है। आइदर ये पॉली एक्राइल एमाइड जेल हो सकता है या फिर दूसरा हम एगारोज जेल यूज़ करते हैं। ये दोनों ही जेल यूज़ होता है आपके प्रोटीन और दूसरे बायोमोलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल डीएनए या फिर आरएनए को अलग करने के लिए या सेपरेट करने के लिए एक मिक्सचर से। फर्दर हम वीडियोस में बात करेंगे कि मोस्टली प्रोटीन का जब सेपरेशन की बात होती है तो हम पॉलीएक्राइल एमाइड जेल का यूज़ करते हैं। उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल, वो साइज़ में पोर साइज़ जो होता है एक पर्टिकुलर जेल का, वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, एगरोज जेल मोस्टली यूज़ होता है डीएनए के सेपरेशन के लिए। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पॉलीएक्राइल एमाइड जेल, ये जो जेल है ये किस तरह से फॉर्मेशन होता है, इसके मोनोमर्स कौन कौन से होते हैं और इस जेल को बनाने में कौन कौन से केमिकल्स का यूज़ होता है। एंड देन हम बात करेंगे एगरोज जेल के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलीएक्राइल एमाइड जेल, जो कि एक्राइल एमाइड मोनोमर से बना हुआ होता है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये एक पॉलीमर है। और पॉलीमर का मतलब ही होता है कि बहुत सारे मोनोमर यूनिट मिल के उसे बना रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो पर्टिकुलर पॉलीमर है ये लीनियर भी हो सकता है एंड कुछ पॉलीमर्स होते हैं जिनमें क्रॉस लिंकेज होते हैं। क्रॉस लिंकेज का मतलब होता है दो मोनोमर यूनिट, मतलब बहुत सारे मोनोमर यूनिट जो कि लीनियर वे में पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, उनके बीच में कुछ लिंकेज, इस तरह से क्रॉस लिंकेज होता है, जिसके वजह से कि ये पॉलीमर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर कहलाते हैं। और उसी का एक एग्जांपल है पॉलीएक्राइल एमाइड। सो इस पॉलीएक्राइल एमाइड जेल में ये जो मोनोमर्स होते हैं ये होते हैं एक्राइल एमाइड मोनोमर, जिसका कि फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये, ओके। CH2CHCONH2 है एक्राइल एमाइड मोनोमर। तो ये जो एक्राइल एमाइड मोनोमर होते हैं ये क्रॉस लिंक्ड होते हैं। क्रॉस लिंक किनके साथ होंगे? ये बिस एक्राइल एमाइड के साथ होते हैं। तो ये जो बिस एक्राइल एमाइड है, इसका मतलब बस यही है कि दो एक्राइल एमाइड यूनिट्स एक साथ आ गए हैं, ओके। मतलब दो मोनोमर मिलके, दो एक्राइल एमाइड मिलके एक बिस एक्राइल एमाइड का फॉर्मेशन करते हैं। और यही बिस एक्राइल एमाइड इन दोनों मोनोमर और ये दोनों लीनियर पॉलीमर को क्रॉस लिंक्ड करता है। सो ये बिस एक्राइल एमाइड है क्या एक्चुअली? ये इसका मेन फॉर्मूला है N मिथाइलिन बिस एक्राइल एमाइड भी इसे बोला जाता है। सो यहाँ पे जब पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, मान लीजिए ये मोनोमर यूनिट से पॉलीमराइजेशन होके एक पर्टिकुलर जेल का इन्होंने फॉर्मेशन कर दिया। अब हम जानते हैं ये जो जेल है ये सेपरेशन के लिए यूज़ होता है। प्रोटीन्स के सेपरेशन में हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं। तो जब प्रोटीन का सेपरेशन होगा तो सेपरेट होने के लिए जो प्रोटीन मॉलिक्यूल का हम यूज़ करते हैं या जो सैंपल यूज़ करते हैं जो इनके जेल के थ्रू पास करता है, पॉलीमराइजेशन के दौरान इनके बीच में कुछ पोर्स बन जाते हैं और उन्हीं पोर के थ्रू ये पर्टिकुलर प्रोटीन्स जो हैं सेपरेट होते हैं, ओके, इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान। तो अगर हमें प्रोटीन को इन पोर्स के बीच से होकर गुजरना है, इसका मतलब इसका पोर साइज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। डेफिनेटली अगर बहुत छोटा पोर साइज़ होगा तो इस पोर के अंदर एक स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल ही पास कर सकता है। लेकिन अगर ये पोर का साइज़ जो है काफ़ी लार्ज साइज़ का होगा तो इस लार्ज पोर साइज़ के अंदर एक लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल पास कर सकता है या हम लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट कि हम क्या चाहते हैं, आइदर हम स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट वाले प्रोटीन को सेपरेट करना चाहते हैं या फिर हम एक हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन को सेपरेट करना चाहते हैं,
उसके बेसिस पे हम ये जो बिस एक्राइल एमाइड है या एक्राइल एमाइड है, इसका परसेंटेज डिसाइड करते हैं कि हम कितना परसेंट का जेल कास्ट करेंगे। सो ये जो पोर साइज़ होता है मोस्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है, टोटल कंसंट्रेशन, हम बिस एक्राइल एमाइड एंड एक्राइल एमाइड उनका कंसंट्रेशन कितना ले रहे हैं, एंड एक्राइल एमाइड टू बिस एक्राइल एमाइड इसका रेशियो हम क्या ले रहे हैं, इन दोनों फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि इस पर्टिकुलर जेल का पोर साइज़ क्या होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एगेरोज के बारे में। सो ये जो एगेरोज है ये अगार से बना हुआ होता है। सो इसका जो मोनोमर होगा ये एक्चुअली एगेरोबायोज होता है, और ये एगेरोबायोज जो है एक सीवीड से लिया जाता है जो कि रेड सीवीड है, और इसका मोनोमर हम अगार भी बोल सकते हैं। ओके, एगेरोबायोज इसका रिपीटिंग यूनिट है। जैसे हमने पॉली एक्राइल एमाइड में देखा था कि उसका रिपीटिंग यूनिट एक्राइल एमाइड होता है, उसी तरह से एगेरोज का जो रिपीटिंग यूनिट होता है ये एगेरोबायोज होता है। और ये जो एगेरोबायोज है ये डी गैलेक्टोज एंड 3,6 एनहाइड्रो एल गैलेक्टोपाइरोज का बना हुआ होता है। ये दोनों मॉलिक्यूल मिल के एगेरोबायोज का फॉर्मेशन करते हैं, और ये पर्टिकुलर एगेरोबायोज अगेन बहुत सारे एगेरोबायोज मॉलिक्यूल से मिल के एक एगेरोज जेल का फॉर्मेशन करता है। इस केस में भी जब हम एगेरोज जेल कास्ट कर रहे होते हैं तब भी यहाँ पे कुछ पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और उन्हीं पोर के अंदर से मोस्टली जो डीएनए सेपरेशन होता है, क्योंकि हम डीएनए सेपरेशन में मोस्टली एगेरोज जेल यूज़ करते हैं या एगेरोज मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी जो पोर्स का फॉर्मेशन होता है जेल फॉर्मेशन के दौरान, उसी के थ्रू हमारा जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो पास करता है। हम जानते हैं कि डीएनए अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, कुछ लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट, और ऐसे बहुत सारे सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे प्लाज्मिड्स होते हैं, राइट। सो ये लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, जब हम इन सब का सेपरेशन कर रहे होते हैं मिक्सचर में, तो वो पर्टिकुलर डीएनए मॉलिक्यूल बहुत जल्दी ट्रैवल करेगा जिसका कि वो पोर्स के अंदर से आराम से वो पास कर सके। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कशन करेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल कितना जल्दी फास्ट मूवमेंट कर सकता है एक जेल के अंदर से। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्राइल एमाइड। जैसे कि हमने देखा था एक्राइल एमाइड का पॉलीमराइजेशन में बोथ बिस एक्राइल एमाइड एंड एक्राइल एमाइड यूज होता है। क्रॉस लिंकिंग मोनोमर यहाँ पे कौन होगा, बिस एक्राइल एमाइड होगा, और जिसे हम बोलते हैं एन डैश मिथाइलिन बिस एक्राइल एमाइड, एंड हमारे मोनोमर्स होते हैं एक्राइल एमाइड मोनोमर। तो सबसे पहले आप बेसिक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि कोई भी रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पे जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है ये फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होता है। यहाँ पे मतलब एक हमें फ्री रेडिकल डेफिनेटली चाहिए इस पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को ऑपरेट करने के लिए। सो ये जो फ्री रेडिकल चाहिए ये कौन यहाँ पे जनरेट कर रहा है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एमोनियम पर सल्फेट, जिसका जो फॉर्मूला होता है NH4 2S2O8, ये है एमोनियम पर सल्फेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो NH4 2S2O8 ये एमोनियम पर सल्फेट है। यहाँ से सबसे पहले एक पर सल्फेट का रेडिकल फॉर्मेशन होता है। पर सल्फेट S2O8-2 ये एक आयन या एक रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। ये अगेन SO4-2 में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, इसको अगर हम देखें तो ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ SO4-2 का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो सल्फेट रेडिकल्स होते हैं मोस्टली, ये सल्फेट रेडिकल इनिशिएट कर देंगे एक चेन रिएक्शन। ये पर्टिकुलर सल्फेट रेडिकल सबसे पहले एक मॉलिक्यूल के साथ जाके बाइंड हो जाएगा, और अगेन ये चेन लिंक और एक क्रॉस लिंक करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल का यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं टेमेट। टेमेट का यूज़ हम इसीलिए करते हैं ताकि ये जो सल्फेट और पर सल्फेट रेडिकल्स होते हैं ये नेगेटिव चार्ज होते हैं, और इनको हमें स्टेबलाइज करना रहता है इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में। इसी वजह से हम इस टेमेट मॉलिक्यूल को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बार बार क्वेश्चन भी आता है कि सबसे पहले रेडिकल फ्री रेडिकल जनरेटर कौन होता है। फ्री रेडिकल जनरेटर आपका एमोनियम पर सल्फेट होता है, जो कि सबसे पहले जब एमोनियम पर सल्फेट को हम यूज़ करेंगे सोल्यूशन में लेंगे, उसके बाद टेमेट को लेंगे, तो ये क्या करने लगेगा, ये एज ए कैटलिस्ट या एज ए इनिशिएटर की तरह ये काम करने लगेगा। ओके,
सो नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेशन और पॉलीमराइजेशन ऑफ एगरोज। एगरोज के लिए हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे जो यूनिट्स होते हैं वो एगरोबायोज होते हैं, और ये जो एगरोबायोज यूनिट होंगे ये दो अलग अलग यूनिट के लिंकेज की वजह से बनते हैं। जैसे कि एक होगा यहाँ पे आपका बीटा डी गैलेक्टोज एंड दूसरा है 3,6 एनहाइड्रो अल्फ़ा एल गैलेक्टोज। ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बनता है अल्फ़ा 1,3 लिंकेज होता है, इसी अल्फ़ा 1,3 लिंकेज की वजह से ये एगरोबायोज का फॉर्मेशन होता है। और ये पर्टिकुलर एगरोबायोज आगे चल के एगरोज जेल का फॉर्मेशन करते हैं, जिनके बीच में कुछ पोर्स का भी फॉर्मेशन हो जाता है, और यही पोर के थ्रू हमारा जो बायोमॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल डीएनए, ये पास करके सेपरेट हो जाते हैं अलग बायोमॉलिक्यूल से। सो ये तो था बेसिक पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पर्टिकुलर एसडीएस पेज के बारे में, जिसके मदद से कि हम प्रोटीन का सेपरेशन कर सकते हैं। उसमें हम अलग अलग केमिकल्स के बारे में और डिटेल में देखेंगे कि एसडीएस क्या होता है। अगेन हम बात करेंगे वहाँ पे एपीएस के बारे में और अमोनियम परसल्फेट, टैमेड, ये सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में और ये सारे केमिकल्स के बारे में फिर से हम दोबारा से देखेंगे। Okay, thank you very much for watching this lecture and stay tuned for the next video.